Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे जम्मू एंड कश्मीर के साइंटिफिक ऑफिसर बैलिस्टिक्स जो कि प्रीवियसली ऑलरेडी हो चुका है। तो ये इसका 6th पार्ट होने वाला है जहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 60 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 51 और इस प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है ड्रॉबैक्स ऑफ फ्लिंट लॉक गन्स। तो फ्लिंट लॉक गन्स जो होती हैं इनका ड्रॉबैक क्या होता है। अब ड्रॉबैक पता होने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि फ्लिंट लॉक गन क्या होती है। सो फ्लिंट लॉक गन क्या होता है। फ्लिंट लॉक बेसिकली एक तरह का मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू जो फायरिंग होती है वो होती है। अब इसमें होता क्या है, एक फ्लिंट यानी कि एक पत्थर होता है जिसको कि हम फ्लिंट बोलते हैं और वो बहुत ही शार्पली एज्ड होता है। उसका जो एज होता है उसको बहुत फाइन शार्प किया जाता है। उस फ्लिंट को एक तरह के मेटल के पार्ट में फंसाया जाता है एंड ये कुछ इस तरह का होता है जैसे कि मान के चलिए ये आपका फ्लिंट है और ये किसी चीज़ से अटैच है। जब भी ट्रिगर को पुल करते हैं तो ये जो फ्लिंट होता है ये एक इस तरह का फ्रिजन होता है जिसपे ये हिट करता है और हिट करने के बाद में यानी कि जब इस पे ये हिट किया, हिट करने के बाद में क्या होता है, इस पे होती है कह सकते हैं फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की वजह से इसमें स्पार्कलिंग होती है और यहाँ पर आपका प्राइमर रखा हुआ होता है और वही जो स्पार्कलिंग होती है वो इस प्राइमर पे गिरती है और फायरिंग इनिशिएट होती है। ठीक है, तो इस तरह का जिस भी फायर आर्म में मैकेनिज्म यूज़ करा जाएगा उसको हम बोलेंगे फ्लिंट लॉक गन्स। अब इसमें होता क्या है, यहाँ पर ड्रॉबैक पूछा गया है। तो कई बार जैसे कि आपने फायरिंग करी, ये फ्रिक्शन हुआ बट स्पार्कलिंग जनरेट नहीं हुई तो नो फायरिंग हो गई। या फिर कई बार क्या हुआ, किसी भी एक्सीडेंट की वजह से किसी भी रीज़न से जो ये फ्लिंट था इसके ऊपर हिट कर गया एंड वो फायरिंग हो गई। ठीक है, यानी कि स्पार्कलिंग भी जनरेट हुई और फायरिंग भी हो गई। तो यहाँ पर एक्सीडेंटल फायरिंग एंड नो फायरिंग दोनों ही चीज़ें आपके फ्लिंट लॉक गन्स के ड्रॉबैक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, अब यहाँ पर जो चीज़ें थी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता भी दी, बाकी लिखी भी हुई हैं कि एक्सीडेंटल फायरिंग जहाँ पर फ्लिंट लॉक गन्स जो होती हैं ससेप्टेबल होती हैं एक्सीडेंटल फायरिंग ड्यू टू देयर डिज़ाइन, यानी कि जो उनकी डिज़ाइन है उसकी वजह से जब कोई भी जो फ्लिंट होता है, फ्लिंट का जो पीस होता है, जब वो फ्रिजन के स्टील के फ्रिजन पे स्ट्राइक होता है तो उससे एक स्पार्क जनरेट होता है जो कि प्राइमिंग पाउडर को इग्नाइट करता है एंड उसी की वजह से जो मेन चार्ज होता है वो इग्नाइट होता है एंड देन फायरिंग कंटिन्यूअस होती है। अब यहीं पर यही फिनोमेना अगर एक्सीडेंटली हो जाए तो वो आपकी एक्सीडेंटल फायरिंग का केस हो जाएगा। अब ये जो मैकेनिज्म है समटाइम्स लीड टू अनइंटेंशनल डिस्चार्ज इफ द फ्लिंट स्ट्राइक्स द फ्रिजन अनएक्सपेक्टेडली और इफ द फायर आर्म इज मिसहैंडल्ड। ठीक है, अगर फायर आर्म को आपने गलत तरह से पकड़ा है तो उस केस में भी ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। सेकेंड, नो फायरिंग वही चीज़ है कि आपने ट्रिगर को पुल किया और जो आपका कह सकते हैं कि फ्लिंट था वो आपके फ्रिजन पे कई बार हो सकता है कि स्ट्राइक ही नहीं किया या फिर अगर स्ट्राइक किया तो उस पे से स्पार्कलिंग जनरेट नहीं हुई या फिर अगर स्पार्क जनरेट हुआ भी तो वो सही तरह से प्राइमिंग पाउडर पर गिरा नहीं। ठीक है, तो ये सारे आपके कुछ नो फायरिंग के केसेस हो सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, असर्शन रीजन है। असर्शन में बोला गया है जो सर्पेंटाइन होता है इज कॉल्ड टू फोर रनर ऑफ मॉडर्न ट्रिगर। जो मॉडर्न ट्रिगर्स होते हैं उसमें सर्पेंटाइन को फोर रनर कहा जाता है। रीजन में बोला गया है बिकॉज सर्पेंटाइन टेल वॉज यूज्ड टू पुल to ignite the priming charges just like most of the modern trigger does। तो जो पुराने फायर आर्म्स होते थे उसमें सर्पेंटाइन यूज़ करा जाता था और ये जो सर्पेंटाइन होता था बेसिकली जो प्राइमिंग चार्जेस होते हैं उनको इग्नाइट करने के लिए इसका काम आता था। तो ये एक तरह से मॉडर्न ट्रिगर की तरह ही काम करता था। तो यहाँ पर असर्शन एंड रीज़न दोनों ही सही है, यानी कि असर्शन जो है वो सही है और जो रीज़न है वो भी सही है। तो बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉटगन हैज़ लार्जर डायमीटर। तो ऐसी कौन सी शॉटगन होगी जिसमें कि लार्जर डायमीटर होगा। तो जो 10 गेज की शॉटगन होगी उसमें जो डायमीटर होगा वो लार्जर होगा।
अब ये क्यों है? बेसिकली जो शॉटगन्स होती हैं, शॉटगन्स में जो पैलेट्स, जो बुलेट होती है, बुलेट की जगह पर यहाँ पर पैलेट्स होते हैं, छोटे छोटे पैलेट्स होते हैं। तो वो बेसिकली 1 पाउंड के हिसाब से इनका साइज बनाया जाता है। तो जितने बोर की आपकी शॉटगन होगी, उसी के अकॉर्डिंग इसमें पैलेट्स हम यूज़ करते हैं। तो जितने ज़्यादा लार्ज डायमीटर का इनका साइज होगा, उतने ज़्यादा छोटे पैलेट्स होंगे, और जितने बड़े पैलेट्स होते जाएंगे, शॉटगन का डायमीटर छोटा होता हुआ चला जाएगा। तो यहीं पर अगर हम बात करें 20 गेज की, 20 गेज की अगर डायमीटर है, तो यहाँ पर जो इस तरह की शॉटगन होगी, उसका डायमीटर जो है वो आपका स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी भी हुई है कि जो शॉटगन गेज होते हैं वो मेजर्ड करे जाते हैं बाय नंबर ऑफ लेड बॉल्स ऑफ बोर डायमीटर दैट कैन बी मेड फ्रॉम अ पाउंड ऑफ लेड, एंड द लार्जर द गेज नंबर द स्मॉलर द डायमीटर ऑफ द शॉटगन बोर। यानी कि जितना ज़्यादा गेज नंबर होगा, उतना छोटा यहाँ पर डायमीटर होगा शॉटगन बोर का। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें टर्मिनल बैलिस्टिक्स, तो बैलिस्टिक्स को हम बेसिकली 3 तरह से क्लासीफाई करते हैं। एक होता है आपका इंटरनल बैलिस्टिक्स, एक होता है आपका एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स, और एक होता है आपका टर्मिनल बैलिस्टिक्स। जो इंटरनल बैलिस्टिक्स होती है, इसमें हम वो सारी चीज़ों को पढ़ते हैं जहाँ पर आपके ट्रिगर को पुल करने से लेकर के जो बुलेट है वो आपके फायर आर्म की जो बैरल होती है उसके मजल एंड को लीव ना कर दे। यानी कि ये आपका फायर आर्म है, इसका ट्रिगर था, आपने इसके ट्रिगर को पुल किया, यहाँ से लेकर के ये आपके फायर आर्म का मजल एंड है, यहाँ तक जब बुलेट इस चीज़ को, यानी कि आपके मजल एंड को छोड़ के बाहर निकल जाती है, तो वहाँ से आपकी इंटरनल बैलिस्टिक्स ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर आपने ट्रिगर को पुल किया, ट्रिगर को पुल करने के बाद में इंटरनली जितनी भी चीज़ें होती हैं, यानी कि आपका जो हैमर था वो प्राइमिंग कप पे गिरा, प्राइमिंग कप में जो प्राइमर था उसमें इग्निशन हुआ, उस इग्निशन की वजह से जो प्रोपेलेंट था उसमें बर्निंग हुई, बर्निंग की वजह से काफ़ी सारी गैसेस प्रोड्यूस हुई, प्रेशर क्रिएट हुआ, और प्रेशर क्रिएट हुआ तो जो बुलेट था वो आपके बैरल में ट्रैवल करी। अब बैरल में ट्रैवल करने के बाद में जैसे ही मसल इनको छोड़ देगी, यहाँ से आपके इंटरनल बैलिस्टिक्स ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ तक आपका रहा इंटरनल बैलिस्टिक्स। अब एक्सटर्नल की बात करें, तो एक्सटर्नल में मसल एंड को छोड़ दिया और अपने टारगेट, यानी कि मान के चलिए ये टारगेट है, तो बुलेट जो थी वो मसल एंड को छोड़ करके अपने टारगेट तक पहुंचने तक, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, मसल एंड से लेकर के टारगेट की जस्ट एंट्री पॉइंट तक, वहाँ तक के बीच में जितनी भी चीज़ें होंगी, जो भी एयर की वजह से ड्रैग लगेगा, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे जो कि बुलेट के पाथ को डेविएट कर सकते हैं, या जो भी चीज़ें सराउंडिंग में होंगी, वो सारी आपकी एक्सटर्नल में इंक्लूड करते हैं। अब इसके बाद में जब जो बुलेट है वो टारगेट के अंदर एंटर कर गई है, तो एंटर करने के बाद, एंटर करते टाइम पर उस पर्टिकुलर लोकेशन पर जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी हम पढ़ते हैं टर्मिनल बैलिस्टिक्स में। तो यहाँ पर वही चीज़ पूछी गई है, जो टर्मिनल बैलिस्टिक्स है ये क्या डिस्क्राइब करती है, तो ये डिस्क्राइब करती है व्हाट हैपेंस व्हेन अ बुलेट हिट्स इट्स टारगेट। तो जब भी कोई भी बुलेट अपने टारगेट को हिट करती है, उसके बाद जितनी भी चीज़ें रहती हैं वो सारी हम टर्मिनल बैलिस्टिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ में यहाँ तक आपको आ गया होगा। अब जो कुछ मैंने बताया है यहाँ पर लिखा भी हुआ, एक बार आप लोग चाहो तो रीड कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बोला गया है द पैटर्न ऑफ इंजरी और डैमेज डिपेंड्स अपॉन, जो इंजरी का पैटर्न होता है या फिर जो भी डैमेज कॉज हो रहा है बुलेट की वजह से, वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर बोला गया है वेट ऑफ द बुलेट, या फिर शेप, स्पीड एंड मोशन ऑफ द बुलेट व्हेन इट स्ट्राइक्स, या फिर मटेरियल यूज्ड इन गन पाउडर, या फिर प्रेशर विद विच ट्रिगर इज प्रेस। तो ट्रिगर किस प्रेशर से प्रेस किया गया है, यहाँ से इसका कोई लेना देना नहीं है। बुलेट का वेट क्या था, ये भी उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं कहेंगे। गन पाउडर का मटेरियल कैसा था, वो भी यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो गन पाउडर है वो मटेरियल कैसा था उस पर डिपेंड करेगा कि कितना प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो ये भी आधी अधूरी बात है, उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। यहीं पर अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो यहाँ पर बताया गया है जो बुलेट है उसका शेप क्या है, उसकी स्पीड क्या थी, और मोशन क्या था बुलेट का जब भी वो बुलेट टारगेट को स्ट्राइक कर रही है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी
कि जो पैटर्न है इंजरी का या फिर डैमेज जो कॉज हो रहा है वो कितना कॉज हो रहा है इस पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सो ओल्ड फॉर्म ऑफ गन पाउडर वॉज पॉपुलरली नोन एज, तो जो गन पाउडर था बहुत पुराने टाइम में तो उसको हम पहले ब्लैक पाउडर कहते थे, क्योंकि वो ब्लैक कलर का ही होता था, ठीक है। अब ये जो ब्लैक पाउडर है इसको पहले गन पाउडर भी हम कहते थे, ब्लैक पाउडर भी हम कहते थे, दोनों ही नाम थे इसके। ये जो है पहले इसको ये दोनों नाम थे, और उसके अलावा ये एक तरह का केमिकल एक्सप्लोसिव है। एंड इसमें क्या होता है, ये मिक्सचर होता है सॉल्ट पीटर का, चारकोल का एंड सल्फर का। तो ब्लैक पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट पीटर, जिसको कि हम पोटेशियम नाइट्रेट भी बोलते हैं, चारकोल एंड सल्फर। तो ये किन किन चीज़ों का मिक्सचर है ये याद रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार देखने को मिले हैं, तो थोड़ा सा याद रखिएगा इसको। उसके अलावा ये जो मिक्सचर है इट वाज वाइडली यूज्ड इन फायर आर्म्स, आर्टिलरी एंड फायरवर्क्स बिफोर इन्वेंशन ऑफ स्मोकलेस पाउडर। जो स्मोकलेस पाउडर है वो भी रीसेंट का इन्वेंशन है, मतलब इतना भी रीसेंट नहीं है बट हाँ रीसेंट कहेंगे, क्योंकि इससे पहले हम स्मोक वाले पाउडर को यूज़ करते थे जिसको कि हम गन पाउडर या ब्लैक पाउडर कहते थे। तो स्मोकलेस पाउडर यू के इन्वेंशन से पहले जो ब्लैक पाउडर था वही इन सारे कामों में, यानी कि फायरिंग करनी है तो फायर आर्म्स में, आर्टिलरीज में, फायरवर्क्स में हम इसी ब्लैक पाउडर को यूज़ करते थे। और ये ब्लैक पाउडर जो है आपका सॉल्ट पीटर यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल एंड सल्फर का मिक्सचर है। अब यहाँ पर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, सॉल्ट पीटर और पोटेशियम नाइट्रेट ये दोनों एक ही चीज़ हैं, बस अलग अलग नाम है, तो इनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ कॉल्ड एज मेजर एडवांसमेंट इन पिस्टल मैकेनिज्म। पिस्टल मैकेनिज्म में जो मेजर एडवांसमेंट है वो कौन सी है, तो यहाँ पर जो मैच लॉक है ये एक तरह का मेजर एडवांसमेंट है पिस्टल की मैकेनिज्म में। व्हील लॉक में क्या होता है, व्हील लॉक यहाँ पर जो फायर आर्म्स होते हैं, राइफल फायर आर्म्स होते हैं, उसमें एक व्हील लगा हुआ होता है। जब फायरिंग होती है तो ये व्हील जो है ये रोटेट करता है, जिसकी वजह से स्पार्कलिंग जनरेट होती है, और इस पे बेसिकली कुछ फ्रिक्शन लगता है, उसकी वजह से स्पार्क जनरेट होता है, और वो स्पार्क जाके प्राइमर को आपका इग्नाइट करता है। फ्लिंट लॉक ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। मजल लोडिंग गन का मतलब होता है जो आपके फायर आर्म्स होते हैं, यानी कि मान के चलिए ये आपका फायर आर्म है, तो यहाँ पर जो बुलेट की लोडिंग करी जाएगी, जो कार्ट्रिज की लोडिंग करी जाएगी वो मजल एंड से करी जाएगी, ठीक है। अब जो है जो अब प्रेजेंट टाइम में आते हैं ज़्यादातर आपकी ब्रीच एंड से आपकी लोडिंग करते हैं, ठीक है। तो मजल लोडिंग गन जहाँ पर आपके बैरल के मजल एंड से हम लोडिंग करते हैं, और ब्रीच लोडिंग गन जहाँ पर मजल के हम ब्रिज एंड से लोडिंग करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें मैच लॉक गन की, तो मैच लॉक गन में एक तरह का कॉर्ड यूज़ करा जाता है, और उसको बर्न करने के बाद में उसको जब हम कहते हैं ट्रिगर को पुल करते हैं, तो जो मैच लॉक जो बर्न मैच लॉक होता है, यानी कि जो बर्न आपका कॉर्ड होती है, मैच कॉर्ड होती है, वो सीधा आपके प्राइमिंग मिक्सचर पर गिरती है, उसको इग्नाइट करती है, एंड देन फिनोमिना फर्दर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच एम्यूनिशन चैम्बर्स डू फर्स्ट रिवॉल्विंग फायर आर्म हैड। तो जो पहली फायर आर्म थी, जो कि पहली रिवॉल्विंग फायर आर्म थी, जिसको कि हम रिवॉल्वर भी कह सकते हैं, उसमें एम्यूनेशन के कितने चैम्बर्स अवेलेबल थे, तो वो करेक्ट हो जाएगा आपका 4 चैम्बर्स थे आपके, जो सबसे पहले रिवॉल्वर का इन्वेंशन हुआ था उस टाइम पर, ठीक है। अब ये जो आपकी फर्स्ट रिवॉल्वर थी, ये कॉमर्शियली सक्सेसफुल रिवॉल्वर थी। इसको कोल्ट पैटरसन ने बनाया था 1830 में। 1830 में कोल्ट पैटरसन ने फर्स्ट कमर्शियल रिवॉल्वर का इन्वेंशन किया था, एंड इसमें 4 चैम्बर्स हुआ करते थे कार्ट्रिज को होल्ड करने के लिए। इसके बाद में इसके जो डिज़ाइंस थे उसमें काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस किए गए, एंड जिसको कि कोल्ट एंड इनके साथ में कुछ अदर मैन्युफैक्चरर्स थे, उन्होंने इनकी हेल्प करी, एंड इसमें अलग अलग नंबर के चैम्बर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें कॉमनली 5 to 6 चैम्बर की रिवॉल्वर्स आपको देखने को मिलते हैं।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ हैंडगन, इसमें से कौन सा है जो कि हैंडगन का टाइप है। तो सिंगल शॉट पिस्टल, रिवॉल्विंग पिस्टल, सेल्फ लोडिंग गन पिस्टल, सेल्फ लोडिंग पिस्टल। तो ये सारे ही आपके हैंडगन्स हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, अब यहाँ पर सिंगल शॉट पिस्टल, जहाँ पर आप पिस्टल के थ्रू एक बार में एक ही फायरिंग कर सकते हैं, यानी कि कार्ट्रिज को लोड करने की, एक ही कार्ट्रिज को लोड करने की उसकी कैपेसिटी है। रिवॉल्विंग पिस्टल, जहाँ पर आपके रिवॉल्वर की तरह से एक रिवॉल्विंग सिलेंडर अवेलेबल होगा, तो उस तरह के पिस्टल को हम बोलेंगे रिवॉल्विंग पिस्टल। सेल्फ लोडिंग पिस्टल, जहाँ पर जो पिस्टल होती है वो सेमी ऑटोमेटिक होती है और इसमें बार बार कार्ट्रिज को लोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें ये ऑटोमेटिकली आपका लोडिंग और अनलोडिंग होती रहती है, तो इसको हम बोलेंगे सेल्फ लोडिंग पिस्टल। तो यहाँ पर इनका पूरा थोड़ा सा डिटेल में लिखा भी हुआ है, एक बार चाहिए तो रीड कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आगे चलते हैं और ये हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है इन बैलिस्टिक्स रैचेट मैकेनिज्म इज एसोसिएटेड विद। जो रैचेट मैकेनिज्म है वो किस चीज से एसोसिएटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिवॉल्वर। जो रैचेट मैकेनिज्म है ये रिवॉल्वर से एसोसिएटेड है। अब ये रैचेट मैकेनिज्म क्या होता है, तो ये एक तरह का की कंपोनेंट है जो कि रिवॉल्वर में देखने को मिलता है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडेक्सिंग द सिलेंडर इंश्योरिंग दैट ईच चैम्बर अलाइंस द बैरल फॉर फायरिंग। यानी कि जब भी हम फायरिंग करते हैं तो क्योंकि रिवॉल्वर में रोटेटिंग सिलेंडर होता है, रिवॉल्विंग सिलेंडर होता है, तो इस चीज़ को इंश्योर करना कि जब भी फायरिंग करी जा रही है तो जो आपका कार्ट्रिज पे जो कि फायरिंग जिसमें होगी वो एग्जैक्ट अपनी पोजीशन पे हो, यानी कि बैरल के ब्रिज एंड पे हो और अपने पर्टिकुलर लोकेशन पे हो, ताकि फायरिंग अगर करी जाए तो सीधा वो बैरल के थ्रू ट्रैवल करे। ठीक है, तो ये चीज़ रहती है आपकी रैचेट मैकेनिज्म में। एंड व्हेन द ट्रिगर इज पुल्ड द रैचेट मैकेनिज्म रोटेट्स द सिलेंडर to bring the next chamber into position allowing for sequential firing of multiple rounds। तो ये होता है आपका रैचेट मैकेनिज्म में जो कि आपके रिवॉल्वर में देखने को मिलती है। सो यहाँ पर 10 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो टोटल 60 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। अभी यहाँ पर इस वीडियो को करते हैं एंड आगे के क्वेश्चंस अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे। बाकी इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपको और सारे क्वेश्चंस चाहिए हैं तो टेलीग्राम पर तो हैं ही, उसके साथ साथ ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। अलॉन्ग विद दिस जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है यहाँ पर भी कुछ बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं और इसमें जो एक्सप्लेनेशन ऐड किया जाता है वो भी काफ़ी बढ़िया होता है। तो एक बार इन सब जगह पर विजिट ज़रूर से कर लीजिएगा, जो जो आपको सूटेबल लगे, सही लगे उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वैसे सजेस्ट करूँगी कि सभी में आपका अलग अलग कंटेंट अवेलेबल है, तो हर जगह कनेक्ट ज़रूर हो जाइएगा। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी हियर।